हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योर पारा। लास्ट लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो चल रही थी, जो कि डिजिटल फॉर्म में आई थी, और उसको फिनिश किया है। जो आज तक लीनियर अलजेब्रा से पहले तक के जो भी टॉपिक डिस्कस हुए थे, उन सब के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर लिए। और अब हमारे प्रीवियस ईयर रहते हैं लीनियर अलजेब्रा के, और लीनियर अलजेब्रा टॉपिक भी हमारा अभी चल रहा है कंटिन्यूटी में, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो या तो हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे या फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करके हम लीनियर अलजेब्रा की प्रीवियस से डिस्कस करेंगे। तो गाइज आपको आज का टॉपिक पता चल गया होगा, हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और कन्वेंशनल मेथड से रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम देख चुके हैं। आज हम एक्लन फॉर्म से रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे, और लीनियर डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, उनमें क्या प्रॉपर्टीज लगती है, कैसे वो हमारे क्वेश्चंस को इजी बनाते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं आज की कोट। आज की कोट है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। ये हम नेल्सन मंडेला जी की कोट है। तो मतलब ये है कि कोई भी टारगेट छोटा या बड़ा नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है कि यार ये हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है, इम्पॉसिबल है। बट गाइस इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। यदि हम किसी काम को, भले कंपटीशन एग्जाम्स फाइट करने हो या कोई पर्सनल काम हो, यदि हम उनको ठान ले कि हमें करना है, या हम उनको करने की पूरी करने की एक वजह ढूंढ ले, तो वही मोटिवेशन हमारे लिए काफी है। तो गाइस अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, आते हैं हमारे आज के टॉपिक यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो गाइस रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है वो तो हमें पता चल गया था। रैंक ऑफ मैट्रिक्स है मैक्सिमम ऑर्डर का हमारा माइनर जिसकी वैल्यू नॉन जीरो होती है, वही हमारी रैंक कहलाती है। तो गाइस एक्लन फॉर्म से कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखते हैं। कन्वेंशनल मेथड से हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। यदि 3x3 का है तो 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, यदि वो जीरो आ गया यानी 3 हमारी रैंक नहीं होगी। फिर 2 के हमने सब मैट्रिसेस बनाए, 2x2 के, और 2x2 का यदि एक भी माइनर हमारा नॉन जीरो देता है वैल्यू, तो इसका मतलब हमारी रैंक 2 हो जाती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब देखते हैं एक्लन फॉर्म क्या होता है। गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक्लन फॉर्म के अंदर हमेशा रो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन क्या होते हैं गाइस, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। रो ऑपरेशन जब हमारे कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, रो ऑपरेशन का मतलब है हम रो में ही एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हमारे अलजेब्रिक ऑपरेशन लगा रहे हैं, और कॉलम ऑपरेशन का मतलब है हम कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं या उनमें ऑपरेशंस लगा रहे हैं। एक्लन फॉर्म में हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज होती है कि हम हमेशा रो ऑपरेशन लगाते हैं। A matrix can be converted in Echelon form if, एक मैट्रिक्स फॉर्म एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ऑल जीरो रोज ऑक्यूपाई लास्ट इन द मैट्रिक्स, लास्ट रो इन द मैट्रिक्स। तो गाइज हम साथ का साथ एग्जांपल से समझेंगे। ये हमारी 5x5 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर है हमारा 5x5। तो गाइज ऑल जीरो रोज ऑक्यूपाई लास्ट रो इन मैट्रिक्स का मतलब ये देखो गाइज, सारे जीरो जो लास्ट रो में आ रहे हैं हमारे मैट्रिक्स की। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ईच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ इट्स सक्सीडिंग रो। गाइस ये लाइन आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, ऑप्शन से देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। गाइस फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो है हमारी, फर्स्ट रो में सारे नॉन जीरो एलिमेंट है, फर्स्ट रो में जीरो एक है और उसके बाद में नॉन जीरो है, यही बोलना चाह रहा है। नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ईच रो इज लेस देन, हर रो में हमारे जीरो, नंबर ऑफ जीरो जो हमारे नॉन जीरो एलिमेंट से पहले आ रहे हैं वो बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी फर्स्ट में कम फिर और ज्यादा फिर और ज्यादा। जैसे इसमें 1 जीरो है और बाकी नॉन जीरो एलिमेंट, यहाँ पे 7 8 9 तीन नॉन जीरो एलिमेंट है, 2 जीरोज है, फिर थर्ड रो में 4 जीरोज है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले कम 1 फिर 2 फिर 3 टाइम जीरो। तो गाइज ये हमारी 100% एक्लन फॉर्म है। अब एक्लन फॉर्म से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी रैंक कितनी है, जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी, नॉन जीरो रोज कितनी है 1 2 3 4, वही हमारी रैंक होगी। तो गाइस भाई ए मैट्रिक्स की रैंक होगी 4, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये पॉइंट भी आगे आपको मिल जाएगा गाइस। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर, उससे पहले हम पॉइंट देखते हैं गाइस। नोट रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एक्लन फॉर्म इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, अभी डिस्कस किया था। फिर सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, the number of non-zero rows in echelon form equals to number of linearly independent rows or vector। तो गाइस बहुत बार पूछ लेते हैं
मैट्रिक्स देके कि इसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं। तो जितनी एक्लन फॉर्म से हमारी नॉन जीरो रोज आएंगी, यानी जितनी हमारी रैंक आएगी उतने ही हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या वेक्टर्स होंगे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इज इन एक्लन फॉर्म then it is in upper triangular matrix form but converse need not to be true। गाइस इसका मतलब क्या है, यदि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो एक्लन फॉर्म में है तो वो हमेशा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब यदि कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्लन फॉर्म में हो। तो गाइस आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि एक्लन फॉर्म में जो रैंक है वो हमारी नॉन जीरो रोज के इक्वल होंगी, और जो नॉन जीरो रोज होंगी वही हमारी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और वेक्टर्स को बताएंगी। और थर्ड पॉइंट है कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एक्लन फॉर्म में तो वो हमारी 100% अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है कि यदि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि वो हमारी एक्लन फॉर्म में हो। आई होप गाइज आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब आते हैं एग्जांपल्स पर। तो गाइज देख लीजिए, ये हमारी नॉन जीरो, यदि कोई जीरो रो है, इसमें है कोई जीरो रो नहीं, यदि होती तो गाइस कहाँ होती वो, लास्ट रो। अब देखते हैं हर रो में जीरो कितने हैं नॉन जीरो एलिमेंट से पहले। तो इसमें कितने हैं 1, इसमें 2 जीरोस, इसमें 3 जीरोस, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और देख लीजिए गाइज ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, तो गाइज इसमें रैंक कितनी होगी, सारी नॉन जीरोज है, तो रैंक ऑफ बी इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 4। अब ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, इसमें कोई जीरो की रोज है, ऑल जीरो रोज है जो लास्ट में है, अदरवाइज हम शिफ्टिंग करते गाइस। फिर आते हैं दूसरा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं नॉन जीरो एलिमेंट से पहले। तो सेकंड रो में कितने हैं 2 जीरोस, थर्ड रो में कितने हैं 2 जीरो। तो गाइस जब यदि जीरो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल हैं तो ये एक्लन फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन हम इससे रैंक डिसाइड कर सकते हैं। नो नॉट इन एक्लन फॉर्म, ये एक्लन फॉर्म में हमारा नहीं है। एक्लन फॉर्म में नहीं है कैसे पता चला गाइस कि ये नंबर ऑफ जीरोस हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आने चाहिए, बट सेम आ रहे हैं 2 2, तो नहीं है। बट हमारी नॉन जीरो रोज 3, तो रैंक ऑफ सी इज इक्वल्स टू 3। आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, कन्वेंशनल मेथड से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो मैट्रिक्स का था, और अब हम देखते हैं एक्लन फॉर्म से। तो गाइस सबसे पहले जो भी जीरोस वाली रो है उनको चेंज कर लेते हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं, हमारा R3 है उसको R1 से एक्सचेंज कर लेते हैं। ये सिंबल हमारा होता है एक्सचेंज का, यानी हम दोनों रोज को आपस में एक्सचेंज करेंगे गाइस। और ये हम कॉलम के साथ कर सकते थे, लेकिन पॉइंट याद रखना मैंने बोला था एक्लिंग फॉर्म में हमेशा कौन से ऑपरेशंस लगेंगे, रो ऑपरेशंस, 9 3 5 0 0 एंड -3। तो गाइज ये दोनों हमारी नॉन जीरो रोज है और ये जीरो। तो गाइज एक बार इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। वैसे तो पता चल गया है रैंक कितनी है हमारी। गाइज हमें जीरो बनाने की कोशिश करनी है, तो जीरोस बनाते हैं यहाँ पे। तो यदि हम थर्ड रो को यानी सॉरी सेकेंड रो -3 टाइम्स ऑफ रो 1 कर देंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये हमारी आ जाएगी 3 1 1। 3 टाइम से किया 3 3 9 9 -9 0, 3 से किया तो 0, 5 -3 दैट इज 2, 0 0 -3। तो गाइस जब हम R3 को R3 इज इक्वल्स टू R3 प्लस 3/2 R2 करेंगे तो वो हमारी रो 0 बन जाएगी। 3 1 1 0 0 2 0 0 एंड 0। तो जो जीरोज है वो सारे लास्ट में हैं, ये सारे इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट का साइन है। मैट्रिक्स तो यही है बट इसके इक्विवेलेंट है। तो गाइस कितने आ गई नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, हमारी आ गई 2। तो रैंक ऑफ ए, सपोज इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं मैट्रिक्स को, तो वो हो गई हमारी 2। और ये एक्लन फॉर्म भी हो गई गाइस, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट इज 2 और लास्ट वो हमारी 0 है। गाइस सबसे पहले हमने क्या किया, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। R3 और R1 को एक्सचेंज किया क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस थे जो कि हमें चाहिए, और ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस है वो लास्ट रो में आने चाहिए, तो हमने एक्सचेंज कर लिया। फिर हमने रो ऑपरेशन परफॉर्म करके देखे तो हमें पता चला कि हमारे नॉन जीरो रोज कितने बने 2, तो वही हमारी रैंक हो जाएगी, यानी इस
मैट्रिक्स की रैंक हमारी है 2। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। इफ फॉर ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है की रैंक हमें दे रखी है इक्वल्स टू बोथ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। जो हमारी रैंक है, हम मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसकी रैंक इक्वल्स टू है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, दोनों के इक्वल है। इसका मतलब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ गाइस, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये दोनों के इक्वल है। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज के इक्वल है उसकी रैंक कॉलम्स। देन द मैट्रिक्स पोल। गाइस एक, अब मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन करती हूँ, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है रैंक, इसका मतलब उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है, तो वो क्या होगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई और रैंक उसकी इक्वल है, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ रोज उतनी रैंक है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है उस मैट्रिक्स का, क्योंकि गाइस जैसे n क्रॉस n की है तो n के इक्वल हो गया, यानी डिटर्मिनेंट यदि जीरो होता तो वो रैंक के इक्वल नहीं होता, तो जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। दोबारा देखते हैं, इसमें दे रखा है कि रैंक हमारी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के इक्वल है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। और यदि रैंक के इक्वल है तो डेफिनेटली उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें रैंक फाइंड आउट करना है, हम एक्लन फॉर्म। अब गाइस यहाँ पे एक्लन फॉर्म ज्यादा यूज होती है, 4x4 का है। यदि हम डिटर्मिनेंट चेक करने बैठ गए तो यही क्वेश्चन हो पाएगा पूरे एग्जाम में, लेकिन हमें एक्लन फॉर्म से करना होगा गाइस। एक्लन फॉर्म से कैसे करते हैं, एक्लन फॉर्म से क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है तो गाइस इस लाइन को एक्सचेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ऑपरेशन लगाते हैं आर, या तो हम पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देते हैं। R3 को हमने R3 माइनस 4 टाइम्स R1 और R4 को हमने ऑपरेशन लगा दिया R4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। तो गाइस अब वो मैट्रिक्स बन गई 1 4 8 7, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो 0 0 3 0, इसको 4 से किया तो 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 8 यानी माइनस का 6, 3 माइनस 4 टाइम यानी 4 8 जा 32 माइनस 3 यानी माइनस का 29, और 1 माइनस 4 4 7 जा 28 माइनस का 27 किया गया। और 3 टाइम से किया तो 3 माइनस 3 0, 4 3 जा 12 माइनस 12 0, 8 3 जा 24 माइनस 24 0, और 7 3 जा 21, 2 माइनस 21 दैट इज माइनस 19। तो गाइस हमने दो ऑपरेशन लगा दिए, R3 माइनस 4R1, R4 माइनस 3R1। तो गाइस यहाँ पर हमने शायद मिस्टेक कर दी है, R3 माइनस 4R1, 4 4 जा 16, 2 माइनस 16 दैट इज माइनस का 14। गाइस इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये है हमारा माइनस का 14। अब गाइस देखते हैं हमारी एक्लन फॉर्म की कंडीशन को। गाइस ये रोज शायद एक्सचेंज कर दे तो आ सकता है एक्लन फॉर्म में, मे बी ट्राई करते हैं गाइस। तो हम करते हैं R2 एंड R3 को एक्सचेंज, R2 एंड R3 को हम करेंगे एक्सचेंज। तो गाइस हमारी मैट्रिक्स बनेगी 1 4 8 7, 1 4 8 7 और 0 माइनस 14 0 माइनस 14 माइनस 29 माइनस 27 और 0 0 3 0 0 0 3 0 और लास्ट रो ऑल 0। तो गाइस ये मेरे ख्याल में आ गई हमारी एक्लन फॉर्म, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज बिफोर नॉन जीरो 1, नंबर ऑफ जीरोज बिफोर नॉन जीरो 2 और ये ऑल जीरो। तो एक्लन फॉर्म में तो नॉन जीरो रोज कितनी है हमारी 3, तो रैंक ऑफ ए आ गई हमारी 3। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा। हमें कुछ नहीं करना गाइज, जो रोज के फर्स्ट एलिमेंट है उनमें किसी भी तरह ऑपरेशन लगा के हमें जीरोज लाने की ट्राई करनी है, और फिर हमें ऑपरेशन और लगाते जाने हैं। और नंबर ऑफ जीरो, जब हम ऑपरेशन लगा के फर्स्ट एलिमेंट को या सेकंड को जीरो कर दें, उसके बाद में हमें कुछ रोज को आपस में एक्सचेंज करके देखना है कि एक्लन फॉर्म में बनती है या नहीं। तो गाइस
हमारी रैंक आ गई इस मैट्रिक्स की 3 नहीं गाइस 4 ही है, क्योंकि ये -9 गाइस ये हमारी रैंक है 4, दैट इज आवर ऑप्शन डी। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए का निकालना है इज 2, गिवन है हमें रैंक 2 है, और इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू -6 और ए इज इक्वल्स टू 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 2 कब होगा रैंक, जब ए -6 के इक्वल होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये इक्वेशन है उसमें हम जीरोस बनाने का ट्राई करते हैं। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, तो R2 कब जीरो बन जाएगा, जब R2 प्लस 2 टाइम्स R1 किया, एंड R3 कब जीरो बन जाएगा, जब R3 को हम R1 से ऐड कर देंगे, R3 प्लस का R1। तो गाइस ये दोनों ऑपरेशन लगाते हैं और देखते हैं, ये हमारी ए के इक्वलेंट ही होती है, -1 2 5, 2 टाइम्स से कर दिया तो -2 + 2 0, 2 टाइम्स यानी 4 प्लस -4 + 4 0, और 2 टाइम्स यानी 5 2 ज़ा 10, और ये माइनस का 4, तो ये आ गया हमारा a + 6। अब इसको करते हैं 1 + 1 दैट इज 0, -2 + 2 0, और ये आ गया हमारा a + 6 a+। तो गाइस ये कब a + 6 आ गया, एक मिनट गाइस हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, 2 टाइम्स तो 0 2 4 10 तो 6, अब इनको किया ऐड तो 0 a + 6। तो गाइस जब हम R3 को R2 से माइनस कर देंगे, R3 - R2, तो हमारा इक्वेशन रह जाएगा -1 2 5 0 0 a + 6, और थर्ड रो कंप्लीट जीरो हो गई, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ गई हमारी, रैंक ऑफ a = 2 कब आएगी, यदि ये जीरो नहीं हुआ, यानी a + 6 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तभी आएगी, यदि ये 0 हो गया तो रैंक 1 आ जाएगी, और हमें 2 दे रखी है, यानी a नॉट इक्वल्स टू -6 होगा, तब हमारी रैंक आएगी। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। अब तक हमें रैंक फाइंड आउट करनी थी, अब हमें कोई एक कॉन्स्टेंट में फंसा दिया कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी जब रैंक 2 होगी, हम नॉर्मली वही ऑपरेशन लगा के रैंक निकाल लेंगे, और उसको 2 के इक्वल किया रैंक को, तो हमारा उसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि सेकंड रो हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, यदि सेकंड रो 0 हुई तो रैंक 1 हो जाएगी, तो a + 6 नॉट इक्वल्स टू 0 a नॉट इक्वल्स टू -6, तब हमारी रैंक आएगी 2। अब आते हैं गाइज नेक्स्ट। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा आज का टॉपिक लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ये क्या होते हैं और इन पर हम कैसे इनकी मदद से हम जो हमारी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। तो गाइज a set of vectors are linearly dependent if at least one of them can be expressed as a linear combination of other। या इसका मतलब क्या है गाइज, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कैसे होंगे, जैसे 3 है और 1 और 2 है, 1 + 2 3 हो गया, यानी 3 बाकी दो पे डिपेंड कर रहा है, तो गाइज और बाकी दो के लीनियर एल्जेब्रा यानी उनके सम के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, या जैसे ये है हमारी इक्वेशन। और वैसे ही लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपस में जो भी वेक्टर्स है उनको किसी भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगा कर भी किसी भी सम और मतलब माइनस प्लस से एक दूसरे के साथ में नहीं मतलब रिलेट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो गाइस ये इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लीनियर कॉम्बिनेशन बिटवीन देम, यदि उनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, देन दे आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे लीनियरली डिपेंडेंट का कैसे हो गया, x1 x2 x3 हमारे xn तक n वेक्टर्स हैं और उनको किसी भी कांस्टेंट से पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करके सम किया, तो वो यदि हमारा कोई एक वेक्टर आता है तो उसे बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंट। अब आते हैं नोट। नोट क्या होता है गाइस, नोट में क्या है कि रैंक ऑफ ए यदि हमारी नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल है, यानी जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स उतनी रैंक है, तब वो हमारी सारी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी, और यदि रैंक हमारी नंबर ऑफ वेक्टर से कम है तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। कैसे गाइस, इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं, यहीं पे बताती हूँ। जैसे ये 1 2 3 3 1, ये दो हमारे अलग अलग वेक्टर हैं, इनको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। तो गाइस यदि ये एक मिनट एक और ड्रॉ कर लेते हैं हम, 0 9,
तो गाइज इनमें से हम किसी को भी एक दूसरे के सम के रूप में नहीं डिनोट कर सकते। तो ये हमारे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वेक्टर्स कितने इसमें, 3, रैंक कितनी होगी 3, तो ये सारे हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और यदि इसकी रैंक हमारी मैट्रिक्स की 2 होती, यानी 3 ऑर्डर का 2 होती, तो वो हमारे लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। और इजी एक और मेथड भी है, क्योंकि बहुत बार गाइज लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को रैंक से फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। हमें मैट्रिक्स नहीं दी हुई होती, हमें इक्वेशंस दी हुई होती है, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर रैंक फाइंड आउट करेंगे, जिससे हम लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट निकालना और भी इजी होगा। कैसे, यदि डिटर्मिनेंट 0 है तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, नॉन जीरो है तो वो हमारी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो गाइस अब देखते हैं एक एग्जांपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट है, 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी, स्क्वायर बन गई। स्क्वायर मैट्रिक्स बनने का मतलब क्या है गाइस, हम इसके डिटर्मिनेंट को 0 रख देंगे, 0 के इक्वल, -2 लैम्डा 2 -1 5 3 5 और 7 लैम्डा। गाइस डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं, कैसे क्या है वो अभी पॉइंट हमने डिस्कस कर रखा है। तो गाइस ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे, यदि आपको यहाँ पे पॉइंट्स याद होंगे ना तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। सॉरी, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट है, ये पॉइंट अभी याद था, अभी डिस्कस किया था। तो लीनियर डिपेंडेंट दे रखा तो डिटर्मिनेंट को 0 कर देंगे, कितना टाइम लगेगा। तो गाइस ये आ गया हमारा 1 -7 लैम्डा, ये हमारा -5 है, -7 लैम्डा प्लस का 25, 1 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 2, माइनस का 14 लैम्डा, माइनस का 14 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस 3 माइनस का 10 प्लस का लैम्डा। वाइज ये हमारी आ गई -7 लैम्डा प्लस 25 माइनस, यहाँ पे -9 लैम्डा, -2 से किया तो प्लस का 18 लैम्डा -30 प्लस का 3 लैम्डा। तो गाइस 18 और 3 21 -7 दैट इज 14 लैम्डा प्लस का 25 माइनस का 30 दैट इज -5 राइट हैंड साइड +5, तो लैम्डा हो गया हमारा 5/14। तो गाइस तीन वेक्टर दिए हुए थे और तीनों लीनियरली डिपेंडेंट है, ये दिया हुआ था ऑलरेडी। और यदि ये तीन मिलकर बन रहे थे 3x3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहे थे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है रैंक फाइंड आउट करने की। डायरेक्ट हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया और यहाँ से हमें मिल गई लैम्डा की वैल्यू 5/14। आई होप गाइज आपको ये क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। गाइज हमें ये फाइंड करना है कि ये वेक्टर्स हमारे लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो गाइज वेक्टर तो 4 हैं लेकिन 3x1 के हैं, तो ये हमारी ओवरऑल मैट्रिक्स बनेगी 3x4 की। तो हम डिटर्मिनेंट से नहीं जा सकते, डिटर्मिनेंट से नहीं जा सकते तो हमारा दूसरा मेथड क्या होता है गाइस, भूल गए। दूसरा मेथड है हमारा कि हम मैट्रिक्स फॉर्म में लाएंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे और जो हमारी रैंक होगी वही हमें बताएगी कि हमारे लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। गाइस आते हैं -3। अब गाइस इनमें हम ऑपरेशंस लगाते हैं। तो ये हमारा ऑपरेशन फर्स्ट हो गया, R2 को हमने रिप्लेस कर दिया R2 -2 टाइम्स ऑफ R1 से, R3 को हमने रिप्लेस कर दिया R3 -4 टाइम्स ऑफ R1 से। तो गाइस ये ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें मिलेगा 1 2 0 -3, 2 से 2 2 -2 0, -1 माइनस का 4 माइनस का 5 1 और 7, 3 2 जा -6, 7 माइनस और प्लस का हो जाएगा तो 7 6 13, 4 -4 0, 4 2 जा 8, 3 -8 दैट इज -5, ये आ गया हमारा 2 और 4 3 जा 12 प्लस 2 आ गया हमारा 14। तो गाइस ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब हम R3 -R2 कर देंगे, सेकेंड ऑपरेशन हम R3
वो रिप्लेस करें, मतलब R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R2, वाइज हमारी रह जाएगी 1 2 0 माइनस 3, 1 2 0 माइनस 3। अब सेकेंड रो हमारी है 0 माइनस 5 1 और 13, 0 माइनस 5 1 एंड 13, यहाँ पर 0 था, हमें माइनस करना है R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, माइनस 5 माइनस माइनस 5 प्लस 5 0, 2 माइनस 1 1, 13 माइनस 14 माइनस 13 1, तो गाइज ये आ गया 0 0 1 1 0 0 1 1। तो गाइज तीनों ही नॉन जीरो रोज है, एक्लन फॉर्म में भी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट्स 1, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट्स इज 2। तो गाइज ये हमारी एक्लन फॉर्म में है और रैंक हमारी इस मैट्रिक्स की आ गई 3। तो गाइज और हमारे वेक्टर कितने थे 4 और रैंक 3 आ गई, ऑर्डर भी 3 है मतलब मैट्रिक्स का। तो गाइज हमारे नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने आ गए 4। तो गाइज ये हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, रैंक आ गई 3 और नंबर ऑफ वेक्टर्स है 4, तो ये हमारे लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट। एक मिनट गाइस, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करना कि हमने देखा था यहाँ पर यदि रैंक हमारी नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल होती तो हमारे कितने हो गए लीनियरली इंडिपेंडेंट होता, बट रैंक कितनी आ रही है 3 और वेक्टर्स कितने हैं 4, तो लीनियरली डिपेंडेंट। अब इन केस देन मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम डायरेक्ट ही डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 नंबर ऑफ वेक्टर्स 4 थे बट रैंक हमने फाइंड आउट की तो 3 आई, नंबर ऑफ वेक्टर्स 4 है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स इक्वल्स नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया ये हमारे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो गए और हमें लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट यही हमें इस क्वेश्चन में चेक करना था। आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा इनर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। तो गाइज बहुत से लोगों को डाउट होता है कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है। तो गाइज इनर प्रोडक्ट में क्या है, हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, वो भी कौन से कॉलम वेक्टर। तो गाइज एक्स है हमारा x1 x2 xn यानी n क्रॉस 1 का हमारा एक वेक्टर और y भी हमारा वेक्टर है n क्रॉस 1 का। द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ये डिनोट किया जाता है x इंटू वाई से, और ये सारे इक्वल होते हैं, x इंटू वाई कर लें, x ट्रांसपोज इंटू वाई कर लें, y ट्रांसपोज इंटू x कर लें। तो गाइज x1 y1 जैसे x ट्रांसपोज किया तो x1 x2 ये रो कॉलम वेक्टर रो वेक्टर में चेंज हो जाएगा, y वेक्टर एज इट इज। तो ये पूरी टर्म बन गई हमारी x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस xn yn। तो ये क्या बन गई 1 क्रॉस 1, ये कोई एक स्केलर क्वांटिटी बन गई। तो गाइस जब भी हम इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं सेम ऑर्डर के वेक्टर्स का तो वो एक हमारी स्केलर क्वांटिटी देता है। और कैसे करते हैं, x इंटू वाई भी हमारा वही होता है, x ट्रांसपोज इंटू वाई भी वही होता है और y ट्रांसपोज इंटू एक्स भी वही होता है। ये हमारा इनर प्रोडक्ट होता है। इनर प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, होप आपको समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, इनर प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है आपको जल्दी पता लगेगा। इनर प्रोडक्ट इज नोट करके लिखा, इनर प्रोडक्ट इज सिमेट्रिक। इनर प्रोडक्ट हमारा सिमेट्रिक होता है यानी एक्स ट्रांसपोज वाई इज इक्वल्स टू वाई ट्रांसपोज एक्स। एक्स वाई ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइस। और सेकंड है एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो, यदि इन दोनों इनर प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जीरो है तो एक्स एंड वाई वेक्टर्स हमारे परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे के लंबवत होंगे। यदि एक्स वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, यदि इनर प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 1 है तो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। इनर प्रोडक्ट सिमेट्रिसिटी का कैसे पता चलेगा, एक्स ट्रांसपोज वाई वाई ट्रांसपोज एक्स इक्वल होंगे और ये इक्वल तब होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। फिर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो यानी इनर प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर नेचर को शो करेंगे। यदि दोनों का इनर प्रोडक्ट प्लस माइनस 1 के इक्वल है तो दोनों पैरेलल होंगे आपस में एक दूसरे। अब आते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इनर प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में इस इनर प्रोडक्ट का यूज होता है, इसीलिए हमने इनर प्रोडक्ट पढ़े हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं, दो वेक्टर हैं जो कि है x1 x2, वो ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल कहलाते हैं कब, two vectors x1 x2 are called as orthogonal if x1 transpose x2 और x2 transpose x1 इक्वल हैं और जीरो के इक्वल हैं तब वो हमारे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं। जैसे गाइस ये एग्जांपल दे रखा है x1 है 1 माइनस 2 1, x2 हमारा 2 1 0। तो गाइस सबसे पहले हम
इसकी ऑर्थोगोनल नेचर को चेक करते हैं x1 ट्रांसपोज x2 करके। x1 ट्रांसपोज किया तो हमारा है 1 माइनस 2 0, जो कॉलम वेक्टर था हमारा रो वेक्टर में चेंज हो गया, और x2 हमारा 2 1 0। तो गाइस इनको मल्टीप्लाई किया यानी इनर प्रोडक्ट किया वेक्टर्स का, तो 2 माइनस 2 प्लस 0 तो 0 आ गया। 0 आने का मतलब क्या है, x1 x2 आर ऑर्थोगोनल, ये हमारे दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं। आई होप गाइस आपको ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी समझ आई होगी, ऑर्थोगोनल कैसे डिसाइड करते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि गाइस दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो वो कभी भी एक दूसरे के मतलब पे डिपेंड नहीं करेंगे, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, यानी यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो वो जरूरी नहीं है कि ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नीड नॉट टू बी ऑर्थोगोनल। यदि वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है तो 100% श्योरिटी के साथ हम बोल सकते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यदि लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ये नेचर शो करते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो जरूरी नहीं है कि वो ऑर्थोगोनल नेचर को शो करें। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, वो हमें याद रखना है, बहुत से क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट यूज होगा। अब आते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं गाइस, जो यदि हमारे पास n वेक्टर्स है और वो भी कॉलम वेक्टर्स x1 x2 xn तक ऑफ सेम ऑर्डर, सारों का ऑर्डर सेम है, आर सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल, वो सारे ऑर्थोनॉर्मल होंगे कब, जब xi ट्रांसपोज इंटू एक्स जे इज इक्वल टू 0 0 होगा कब, जब i और j इक्वल नहीं होंगे, लेकिन 1 होगा कब, जब i और j इक्वल होंगे। तो गाइस यदि x1 को x1 से ही मल्टीप्लाई किया जाए, x2 को x2 से, x3 को x3 से, तब तो हमारा जो इनर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। और यदि क्रॉस करें यानी x1 ट्रांसपोज को x2 से, x2 ट्रांसपोज को x3 से, ऐसा कुछ किया जाए तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। अब वो वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होंगे। तो गाइस सबसे पहले इसी में चेक करते हैं x1 ट्रांसपोज इंटू x1, सबसे पहले सेम सेम का देखते हैं। तो गाइस ये हमारा कॉलम वेक्टर था जो कि रो में कन्वर्ट हो गया, और x1 है हमारा -1 0 0। गाइस इनर प्रोडक्ट -1 इंटू 1 -1 प्लस का 1। तो गाइस ये एक प्रॉपर्टी तो शो करा। आप x2 x3 को 0 -1 0। गाइस पहले सबसे पहले x2 को चेक करते हैं, x2 ट्रांसपोज इंटू x2। तो गाइस x2 कितना है हमारा 0 -1 0 0 -1 0, और ये हमारा है कॉलम वेक्टर 0 -1 0। तो गाइस 0 0 -1 को -1 से किया तो +1, ये भी शो कर रहा है। अब आते हैं x3 ट्रांसपोज इंटू x3। x3 ट्रांसपोज को x3 से किया तो 0 0 1, तो 0 ये हमारा रो वेक्टर था, कॉलम वेक्टर में चेंज हो गया 0 0 1। फिर आगे आते हैं 0 0 1, तो गाइस इनको मल्टीप्लाई किया तब भी 1 आ गया। तो ये एक नेचर को तो शो कर रहा है कि सेम हो, यानी i और j इक्वल हो तब 1 के इक्वल होगा। अब दूसरा नेचर चेक करते हैं, xi ट्रांसपोज यानी x1 ट्रांसपोज x2 कैलकुलेट करते हैं। गाइस x1 का ट्रांसपोज है -1 0 -1 0 0, और x2 वेक्टर है हमारा 0 -1 0। तो गाइस 0 -1 0 0 इंटू -1 0, और लास्ट वाला 0 तो 0। अब आते हैं x2 ट्रांसपोज x3। x2 को x3 से किया, x2 ट्रांसपोज यानी x2 ट्रांसपोज हो गया हमारा 0 -1 0, x3 है हमारा 0 0 1, इनको मल्टीप्लाई करने पर भी 0 0 -1 को 0 से 0 0 आ रहा है। अब गाइस हम चेक करते हैं लास्ट पॉइंट, यानी x3 ट्रांसपोज इंटू x1। x3 ट्रांसपोज इंटू x1 को चेक करते हैं कि वो हमारा है या नहीं। तो x3 ट्रांसपोज इंटू x1, x3 ट्रांसपोज x3 का 0 0 1 का ट्रांसपोज 0, जो कॉलम वेक्टर था वो हमारा रो में आ गया, और x1 वेक्टर है जो कि -1 0 0, दैट इज -1 -1 को 0 से 0 0 को 0 से 1 को 0, ओवरऑल 0। तो गाइस जब i नॉट इक्वल टू j है तब तो xi ट्रांसपोज इंटू xj हमारा 0 आ रहा है। जब i इक्वल्स टू j है यानी तब xi ट्रांसपोज इंटू xj हमारा 1 आ रहा है, और ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी हमारे तीनों वेक्टर्स x1 x2 x3 हमारे तीनों आपस में क्या हैं, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर।
ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा, फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि n वेक्टर्स दिए हैं उनका खुद का यानी x1 ट्रांसपोज का x1 के साथ इनर प्रोडक्ट x2 का ट्रांसपोज का x2 के साथ, वो तो 1 के इक्वल आए, और जब क्रॉस में हो यानी x1 ट्रांसपोज का x2 के साथ x2 का x3 के साथ तब वो 0 आए, तब ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होते हैं। और ये इस एग्जांपल से भी आपने देख लिया गाइस। बहुत से लोगों को ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स में कंफ्यूजन रहता है, मेरे समझ नहीं आता क्यों रहता है गाइस। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है कि उन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होगा, x1 ट्रांसपोज x2 का x2 ट्रांसपोज का। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं है कि x1 ट्रांसपोज x1 के साथ में किया तो 1 आएगा, तब तो वो हमारा ऑर्थोगोनल नेचर शो करता है। और यदि इसके साथ में एक और नेचर जोड़ दिया जाए, एक और एडिशनल प्रॉपर्टी कि इनका सेम यानी x1 का ट्रांसपोज x1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 दे, तब वो हमारा ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो गाइस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम दो टाइप के सिस्टम देखेंगे, एक तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम और एक होमोजीनियस सिस्टम। ये दोनों क्या होते हैं, इसमें हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इफ द सिस्टम ऑफ m नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल, और n वेरिएबल्स कौन से हमारे x1 x2 x3 xn तक, और हमारी m होमोजीनियस इक्वेशन है 1 2 3 m तक जा रही है। a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn इज इक्वल टू b1, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a2n xn इज इक्वल टू b2, ऐसे गए तो am1 x1 प्लस am2 x2 amn xn इज इक्वल टू bm। तो गाइज हमारी इक्वेशंस हो गई m और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए n। तो गाइज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल ax इज इक्वल टू b, then the system can be represented in matrix form। जो हमारी इक्वेशंस थी m, इक्वेशन थी n वेरिएबल्स में, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ax इज इक्वल टू b से, जहाँ a हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, x हमारी कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स होगी, b हमारी कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स होगी। तो गाइस ax इज इक्वल टू b। अब आगे सॉल्यूशन कैसे करते हैं, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू b हैज ए सॉल्यूशन। यदि कोई इक्वेशन हमारी सॉल्यूशन रखती है यानी होता है उसका सॉल्यूशन आइदर यूनिक और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। और यदि नहीं होता तो उसे बोलते हैं, नो सॉल्यूशन होता है तो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो गाइस ये है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू b हैज ए सॉल्यूशन, यानी कंसिस्टेंट होगा सिस्टम कब, इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a अगमेंटेड बोलते हैं इसे, a अगमेंटेड b, यानी a और b को जब हम मर्ज कर दें उसकी रैंक हो और वो a के इक्वल हो रैंक के, यानी दोनों की रैंक फाइंड आउट करेंगे और दोनों इक्वल होगी तो हमारा सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। आइदर वो यूनिक सॉल्यूशन रखी या नो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखी, लेकिन कंसिस्टेंट जरूर होगा। तो गाइज ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, वैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ में आने लगेंगे। अब नोट करके देखते हैं क्या ax इज इक्वल टू बी, ए यूनिक सॉल्यूशन कब यूनिक सॉल्यूशन रखेगा सिस्टम ax इज इक्वल टू बी, जब रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ का नोटेशन ये होता है हमारा ए एगमेंटेड बी के इक्वल हो और ये इक्वल हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, यानी रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी के इक्वल हो और वो हमारी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो, तब हमारा सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन देगा। और यदि हमारी रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी के इक्वल हो, बट ये हमारे दोनों इक्वल तो हैं आपस में बट नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो, तब हमारा सिस्टम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देगा। अब नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब ए की रैंक ए एगमेंटेड बी की रैंक दोनों आपस में इक्वल ना हो, यानी रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी, तब हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आते हैं एक बार दोबारा देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, m इक्वेशंस थी हमारी n वेरिएबल्स थे, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में ax इज इक्वल टू b, a हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, x हमारी वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स हो गई और b हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो गई कांस्टेंट की। यदि ये हमारे कंसिस्टेंट है तो रैंक ऑफ ए हमारे एगमेंटेड बी के इक्वल होगा। कंसिस्टेंट में भी यदि ये दोनों नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है, रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी,
अब हमारा सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। दोनों की रैंक इक्वल है, ए एगमेंटेड बी की ए के, बट नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और यदि दोनों इक्वल ही नहीं है, यदि रैंक ऑफ ए हमारी कम है रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी से, तो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। अब गाइस ये पॉइंट्स आपको तीनों याद रखने होंगे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो गाइस वेरिएबल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन रखता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है या ओनली वन सॉल्यूशन। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स कितने हैं, 3 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशन है। तो गाइस सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लाएंगे। तो गाइस 1 1 1 3, तो गाइस 1 1 1 ये हमारी ए मैट्रिक्स हो गई, और एक्स मैट्रिक्स हमारी हो गई कॉलम मैट्रिक्स, वो वेरिएबल मैट्रिक्स यानी x1 x2 x3, और बी मैट्रिक्स हमारी कांस्टेंट की मैट्रिक्स होगी जो कि हमारी 3 0 1। तो गाइस कांस्टेंट की हमारी 3 0 1 1 1 1, सेकेंड रो में आएगा 1 0 1 1 0 1, और थर्ड में आएगा हमारा 1 -1 + 1 1 -1 + 1। गाइस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे 1 2 3 यानी x1 x2 x3 है तो इनके कोफिशिएंट लिए हैं, तो सेकंड रो में भी उसी की ऑर्डर में लेंगे। पहले x1 का कोफिशिएंट यानी 1, x2 का नहीं है तो हम 0 पुट करेंगे। ऐसे नहीं कि 1 1 रख दिया फिर एक बचा, अब समझ में नहीं आएगा यार तीसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा। तो गाइस ऐसा कभी भी नहीं करना है। x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का 0, x। अब आते हैं हम रैंक को चेक करते हैं। तो गाइस ये तो हमारी ए मैट्रिक्स हो गई, ये हमारी एक्स कॉलम मैट्रिक्स, ये हमारी कांस्टेंट की कॉलम मैट्रिक्स। तो गाइस हम देखते हैं ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। रैंक के लिए देखना है गाइस हमें, तो रैंक के लिए हम देखते हैं 1 1 1 3 1 0 1 1 -1 1 1। तो गाइस सबसे पहले हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देते हैं R2 में R2 - R1, क्योंकि हमें 0 बनाने हैं फर्स्ट कॉलम में, और R3 की जगह लगा देते हैं R3 - R1, R3 - R1। वाइज अब करते हैं इसमें ऑपरेशन लगा के कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वाइज एक मिनट, वाइज ये आ गया 1 1 1 3, फर्स्ट रो आ गई हमारी ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स में, फर्स्ट आ गई हमारी 1 1 1 3 1 1 1 3, और सेकंड आ गई हमारी 1 -1 0 0 -1 -1 1 1 -1 0 0 -3 -3। तो 0 -1 0 -1 0 -3। अब आते हैं सेकंड, यानी R3 -R1 करना है, तो 1 -1 0 -1 -1 -2 0 -2। गाइस ये आ गया हमारा 0 -2 0 -2। गाइस एक मिनट हम दोबारा चेक कर ले, ये आ गया हमारा 1 -1 0 R3 वाला -1 -1 -2 1 -1 0 1 -3 -2, दैट इज ये इक्वेशन आ गई हमारी गाइस। तो गाइस इसमें हम कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन जैसे ये दोनों रोज आप आपस में कोई हमारे आइडेंटिटी शो नहीं करी, यानी मतलब एक दूसरे में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। गाइस यहाँ से इस जो हमारी ए मैट्रिक्स ये इतनी थी ना, ये तो हमारी ए एगमेंटेड बी के बाद की है, तो गाइस इसकी रैंक कितनी है, रैंक ऑफ ए हमारी कितनी आ गई यहाँ से, एक मिनट गाइस हम एक और ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं गाइस इस पर। क्या, इसको R3 को हम क्या कर सकते हैं, R3 - 2R2। तो गाइस ये आ गई 1 1 1, फर्स्ट रो एज इट इज, दूसरी रो सेकेंड रो एज इट इज 0 -0 -3, और थर्ड रो में 0 -2 -2 यानी +2, तो जी -2 + 2 0, ये भी 0, ये -2 प्लस का 6, तो दैट इज 4, 3 2 6 -2 4। तो गाइस ये आ गई हमारी ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। तो गाइज ये आ गई, तो यहाँ पर ये हमारी ए मैट्रिक्स थी। तो गाइज इसमें नंबर ऑफ इतनी 3 × 3 में हमारे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं 2, और एक्लन फॉर्म में भी है, जो ऑल जीरो रो है वो लास्ट है, और यहाँ पे 0 1 है, तो ये हमारी आ गई 2। अब हम निकालते हैं रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। ए ऑगमेंटेड बी में सारी ही नॉन जीरो रोज है, तो ये आ गई हमारी 3।
तो गाइस रैंक ऑफ ए हमारी लेस देन रैंक ऑफ ए अगमेंटेड बी होती है, तब हमारा सिस्टम होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी ये नो सॉल्यूशन रखेगा, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन। तो हमारा ऑप्शन आ गया नो सॉल्यूशन, दैट इज बी। तो गाइस सबसे पहले जो भी हम इक्वेशंस दे रखे हैं उनको एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में सेट किया, फिर हमने ये एगमेंटेड बी फाइंड आउट किया, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के एक्लन फॉर्म फाइंड आउट की, एक्लन फॉर्म से हमने रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी डिसाइड किया, और फिर दोनों रैंक्स को आपस में कंपेयर कर लिया। इसमें दोनों इक्वल ही नहीं थी तो इनकंसिस्टेंट हो गया, और यदि इक्वल होती तो हम देखते नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है या नहीं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होने पर हमारा सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन रखता, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल नहीं होने पर हमारा सिस्टम क्या रखता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज थ्री इक्वेशंस दे रखी है हमें, और वही हमें सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि यूनिक सॉल्यूशन रखता है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। भाई सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसको हम ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में लाते हैं, यानी मैट्रिक्स फॉर्म। तो ए इक्वेशन हमारी 1 1 1 फर्स्ट इक्वेशन में, और x हमारी कॉलम मैट्रिक्स होती है जो कि वेरिएबल्स की। तो x1 x2 x3 की जगह हमारे वेरिएबल्स खुद ही दे रखे हैं इसमें, x y एंड z, x y एंड z, और b हमारा होता है कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स, यानी 6 7 और 8। अब आते हैं यहाँ पर, तो 2 1 1, 2 1 1 1 2 1 1 1। तो गाइस अब हम ए एगमेंटेड बी फाइंड आउट करते हैं। गाइस यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमें वापस नोट करने में दिक्कत ना हो। ए एगमेंटेड बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे जो कि है हमारी 1 1 1 और 2 1 1, 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1, और बी हमारा है 6 7, के बाद आता है 6 7 8। तो गाइस सबसे पहले एलिमेंट्री फॉर्म में लाएंगे, यानी R2 में क्या ऑपरेशन लगा दें, R2 माइनस 2 R1 पे फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा, और सेकेंड ऑपरेशन लगाते हैं R3 पर, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1। तो गाइस ये हमारी मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगी। फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 1 6 2 माइनस 2 0 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 7 माइनस 12 दैट इज माइनस 5, 7 माइनस 12 2 से करना है ना, तो 2 से 2 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 7 माइनस 12 दैट इज माइनस 5, 1 माइनस 1 दैट इज 0, 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 6 दैट इज 2। गाइज अब एक बार हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो गाइज अब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे R3 रो पर, यानी थर्ड रो पर R3 प्लस R2। तो गाइज ये आ गया हमारा 1 फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो पे भी हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे तो वो भी एज इट इज 0 माइनस 1 माइनस 5, और ये ऐड किए तो 0 0, ये आ गया हमारा माइनस 1 और 2। तो गाइज आप ए एगमेंटेड बी और ए की यहाँ पे देख लीजिए, ये एक्लन फॉर्म में आ गया, और हमने अभी अभी देखा है कि रैंक ऑफ ए कितना आ गया यहाँ से 3, सारे नॉन जीरो तीनों रोज, और रैंक ऑफ ए एक्लन बी एगमेंटेड बी कितना है 3। तो गाइज यहाँ से हमारा क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि हमारे नंबर ऑफ यानी रैंक ऑफ ए गाइज एक मिनट ध्यान लेते हैं, रैंक ऑफ ए हमारा रैंक ऑफ ए अगमेंटेड बी, यानी अगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, और 3 के इक्वल है, और 3 हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी 3 और वही नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हैं। तो गाइज ये हमारा सिस्टम सबसे पहले तो होगा कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि दोनों रैंक इक्वल है, दोनों रैंक इक्वल होती है तो हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, और नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होने पर ये सिस्टम हमें देगा यूनिक सॉल्यूशन। आई होप गाइज आपको ये क्लियर होगा।
फिर भी ये थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है, दोबारा देखते हैं। हमें 3 इक्वेशंस दे रखी थी 3 वेरिएबल्स में, तो Ax इज इक्वल्स टू बी फॉर्म में लाई, वहां से हमने ए एगमेंटेड बी मैट्रिक्स बना दी। ए एगमेंटेड बी में हमने रो ऑपरेशंस लगाकर एक्लन फॉर्म फाइंड आउट की। एक्लन फॉर्म से हमने ए की रैंक और ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट की, वो दोनों हमारी इक्वल आई और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आई, तो ये हमारी इक्वेशन है, नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। अब आते हैं गाइस आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम आज की क्लास को बाइंड अप करेंगे। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, इसका हमें बताना है कि क्या रखता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो गाइस सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट, Ax इज इक्वल्स टू बी, तो गाइस ए मैट्रिक्स हमारी आ गई 1 1 1 9। गाइस हम ये जो Ax इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स लिख रहे हैं उसकी नीड नहीं है, एक इस क्वेश्चन में तो लिख लेते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट ऑगमेंटेड भी लिख सकते हैं इस स्टेज पे आके, क्योंकि हमने 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। 1 1 1 और ये एक्स मैट्रिक्स हमारी वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, तो एक्स वाई जेड, और बी हमारी होती है कांस्टेंट मैट्रिक्स यानी 9 2 0। तो गाइस अब आते हैं ए मैट्रिक्स को फिल करते हैं। ये आ गया एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का 5, जेड का 7, एक्स का 1, वाई का एक्स का 2, वाई का 1, जेड का -1। अब हम बनाते हैं ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स क्या होगी, और एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन। तो गाइस 111 और 9 9 52 0, लास्ट कॉलम तो सबसे पहले फिल कर, फर्स्ट रो थी हमारी 1119। फिर आते हैं 257 2 1 -1 2 5 7 1 -1 1 1 1 2 5 7 2 1 -1 2 1 -1 2 5 7। तो गाइस अब सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं R2 पर, R2 में से 2 टाइम्स R1 माइनस कर देंगे और R3 को डायरेक्ट कर देते हैं R3 माइनस R1। तो गाइस इनको लगाने पर हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। फर्स्ट रो को तो हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, तो एज इट इज 2 - 2 0, 5 - 2 3, 7 - 2 5 और 9 2 जा 18, 18 को माइनस किया तो ये आ गया हमारा 34। हाँ गाइस अब 1 - 1 0, 1 - 1 0, -1 - 1 2 0 का -9, तो -9। आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस, और हम कोई भी ऑपरेशन लगा के इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो गाइस यदि इनमें लगाया, इसको 0 बना दिया तो ये नॉन जीरो हो जाएगा, और ये एक्लन फॉर्म में भी आ रहा है। तो गाइस यहाँ तक की मैट्रिक्स में देखा ये तीनों नॉन जीरो रोज है, तो रैंक ऑफ ए हमारी यहाँ से कितनी फाइंड आउट हुई, 3, और रैंक ऑफ ए एक्लन बी भी हमारी 3 है। तो गाइस दोनों 3 और दोनों इक्वल हैं, तो गाइस रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए एक्लन ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल्स टू 3, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वही सेम कॉन्सेप्ट लगा गाइस, ये तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको करवाए हैं। वेरिएबल्स ये तीनों इक्वल है तो सिस्टम हमारा यूनिक सॉल्यूशन देगा, और कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। गाइस दोबारा देखते हैं, 3 इक्वेशन थी, Ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में ले आए, फिर हमने मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाई, और रो ऑपरेशन लगाकर, रो ऑपरेशन बार बार मैं इस पॉइंट पर जो डाल रही हूँ, रो ऑपरेशन, क्योंकि एक्लन फॉर्म में ओनली रो ऑपरेशन ही लगेंगे। रो ऑपरेशन लगा के हम एक्लन फॉर्म में लाए, एक्लन फॉर्म में आने के बाद रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी फाइंड आउट की, जो कि दोनों इक्वल भी है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है। तो हमारी जो मैट्रिक्स है यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा के बहुत क्वेश्चन आते हैं गाइज, हर ब्रांच में हर साल लगभग लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं। लीनियर अलजेब्रा में छोटे छोटे ट्रिक से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसीलिए जो मैंने आपको याद होगा कि आज तक कितनी प्रॉपर्टीज तो किसी भी कैलकुलस के किसी भी टॉपिक में नहीं लिख पाई थी जितनी इसमें लिखाई है, क्योंकि गाइज इसमें छोटी छोटी प्रॉपर्टी को मोल्ड करके कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पता भी नहीं चलता। तो गाइज आई होप आपको ये मेरी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। यदि आपको मेरे लेक्चर सीरीज पसंद आ रहे हैं और आपको समझ आ रहा है मेरा जो
डेटा है यानी मेरी क्लासेस, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जो मैट्रिक्स है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।